सरकार बड़े कंजर्वेटिव तरीके से चल रही है। वो ये चाहती है कि घरों में बच्चा है बैठा रहे। तो क्या इस बातें सरकार को नहीं समझ में आ रही है या सरकार आंकड़े कहीं और से जुटा रही है? तो आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये आंकड़े आप कहां से जुटाते हो? सरकार ने इसका परिणाम इतना दिया कि टीचर्स को कोरोना वॉरियर भी नहीं माना। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सरकार के साथ एक सामंजस्य बैठाने की बहुत प्रयास किया। ऐसे समय में जब शिक्षा व्यवस्था की पूरी स्थिति चरमरा गई थी, शिक्षा जिस तरीके से पहुंचना चाहिए थे कोरोना काल में नहीं पहुंच रही थी, सरकार के पास भी चैलेंज था, स्कूलों की अपनी अलग अलग परेशानियां भी। उन सब परेशानियों को सरकार के समक्ष बहुत ही प्रमुखता से रखा और कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे को सरकार के साथ बैठकर सॉल्व करने की कोशिश की और उसका फायदा आज स्कूलों को भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था वापस पटरी पर लौट रही है। आज हमारे साथ हैं आशीष चटर्जी जी, जो सोपास संस्था के अध्यक्ष हैं। सोपास यानी सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स, जो 40 से अधिक जिलों में कार्य कर रही है और उसके 16,000 से ज्यादा स्कूल इस संस्था में जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आशीष चटर्जी जी। तो आइए बात करते हैं आशीष चटर्जी से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आशीष जी, चूंकि सीधा सवाल में हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं जी, तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि आज जब कोरोना काल में स्कूल परेशान है, सरकार भी कहीं ना कहीं हल ढूंढने की लगातार प्रयास कर रही है, ऐसे समय में क्या लग रहा है कि सरकार सामंजस्य बैठा क्यों नहीं पा रही? देखिए, सरकार का फोकस ठीक नहीं है जी। सरकार प्रयास बहुत कर रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम कोरोना के बीच में और एजुकेशन के बीच में हम कैसे करके सामंजस्य बैठाएं। एक मुद्दा इसमें आता है, जो सबसे बड़ा मुद्दा हम सबके लिए है, वो है हमारा बच्चा। हमारे बच्चे की सेफ्टी वो हम सबके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। सरकार के लिए वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखने हैं, उसको प्राइवेट स्कूल्स भी देखने हैं। तो सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, ये मुद्दा जो है ये सबसे पहली प्रायोरिटी में आता है सबके लिए। जी। सरकार उस मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसकी वजह से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। जी। ये ऐसा मेरा मानना है कि ओवर प्रोटेक्शन की वजह से ये मुद्दा थोड़ा अपनी जगह से भटक गया है। जी। जैसा आज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्कूलों को आक्रामक तरीके से खोला जाना चाहिए। जी। सरकार का वो अप्रोच नहीं है। सरकार बड़े कंजर्वेटिव तरीके से चल रही है। वो ये चाहती है कि घरों में बच्चा है बैठा रहे। लेकिन हम ये जानते हैं, हम बीइंग एजुकेशनिस्ट ये जानते हैं, वो बच्चा जो क्लास 5 में था, उसका लर्निंग लॉस होकर के आज वो बच्चा इतने समय के बाद में क्लास 3 और क्लास 2 के लेवल के बीच में पहुंच गया है। और जब वो बच्चा वापस स्कूल में आएगा, तब हम टीचर्स को ही उस बच्चे को उस लर्निंग को अचीव कराना पड़ेगा। तो हमारे लिए मुद्दा जो है वो है एजुकेशन, हमारे लिए मुद्दा है सेफ्टी ऑफ चाइल्ड। लेकिन सरकार के लिए वो मुद्दा जो है वो सबसे पहला जो प्रायोरिटी लेकर के चल रहे हैं, दैट इज सेफ्टी ऑफ चाइल्ड। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ रोकूंगा, एक बड़ा बात, चूंकि अभी अगर आपने यूनिसेफ के आंकड़े देखे होंगे तो यूनिसेफ ने अभी अपने सभी चैनलों को 18 घंटे के लिए बंद कर दिया। बिल्कुल ब्लैंक। उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की थी सरकार को कि शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, जैसा अभी आपने बताया कि तीसरी कक्षा का छात्र भी पहली कक्षा के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब ये बच्चे अब स्कूल जाएंगे तो क्या वो वापस उसी स्थिति में पहुंच पाएंगे? तो क्या इस बातें सरकार को नहीं समझ में आ रही है या सरकार आंकड़े कहीं और से जुटा रही है? देखिए, सरकार के आंकड़े कहाँ से जुटा रही है, ये इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन जो आपने विषय उठाया है कि यूनिसेफ ने ब्लैंक स्क्रीन किया 18 आवर्स के लिए, और वो 18 आवर्स में उन्होंने ये मैसेज देने का कोशिश किया है कि जो ये लर्निंग लॉस है, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं एक उदाहरण से, कि एक मकान है, उसकी जो दीवार बनती है, अगर वो दीवार 5 फीट हाइट तक बन चुकी है और लर्निंग लॉस की वजह से वो दीवार धीरे धीरे 3 फीट हाइट तक पहुंच गई है जी, तो अगर कोई मिस्त्री है, एजुकेटर है, वो उसको 3 फीट से बनाना प्रारंभ करेगा, उसको उतना ही समय लगेगा उसको ले जाने के लिए। तो आने वाले 4-5 साल बच्चों के लिए और एजुकेटर्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए एज वेल जी बहुत टफ होने वाले हैं। इस समय पर सरकार को सबसे बड़ा फोकस जिस चीज पे देना चाहिए वो है बच्चों का एजुकेशन, लेकिन इसमें कहीं वो आउट ऑफ फोकस चल रहे हैं, जैसा आपने भी इस विषय को लिया। चूंकि अभी आपने बोला कि सरकार कोशिश कर रही है,
लेकिन सरकार का जो प्रयास है वो मुझे इसलिए उस पर शंका सभी को रही और उसका परिणाम भी नहीं हो देखा हमने कि अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। जी शायद इसका कारण ये है कि वो जो संवाद जिन व्यक्तियों के साथ करना चाहिए था जी, उन व्यक्तियों के साथ संवाद ना हो कि क्या क्या IAS अधिकारी केबिन में बैठकर ही निर्णय ले रहे हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी है और इसकी वजह से सोपास ने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था। जब पिछले माह नहीं, उसके पिछले माह जब 5 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि तीसरी लहर के गुजरने के बाद विद्यालय खोले जाएंगे, बिल्कुल, तो संगठन ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुद्दा बच्चों के शिक्षा को लेकर के है, बच्चों के भविष्य को लेकर के है। इस विषय पे जितनी गंभीरता से सोचना चाहिए उस विषय पे सोचा नहीं गया है। इसलिए हमने 12 जुलाई को प्रदेशव्यापी बंद 1 दिन का सांकेतिक रखा था जी। और उसके बाद सरकार ने हमसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विद्यालय खोलने की घोषणा भी की और वो विद्यालय खोलने की घोषणा परिपूर्ण भी होने वाली है। 50% के साथ में प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। हमारी मांग है कि 100% के साथ प्री प्राइमरी भी खोल दिया जाए, क्योंकि अब प्रदेश में कोरोना नहीं है। अब हमारा जो फोकस है वो हमारा बच्चों का लर्निंग एस्टैब्लिश करना होना चाहिए जी। तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि यहाँ पर जिनके साथ संवाद होना चाहिए था वो संवाद किसी और के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, कौन ऐसी बातें कह रहा है, ये सरकार को खुलासा करना चाहिए। मेरा भी सरकार से सीधा सवाल है, क्योंकि मैं सीधा सवाल आपके कार्यक्रम में बैठा हुआ हूँ, तो आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये आंकड़े आप कहाँ से जुटाते हो। कारण ये है कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो ये कह रहे हैं कि आक्रामक तरीके से सरकारों को विद्यालय खोल देने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर गुलेरिया ये भी कहते हैं कि महामारी अब कोरोना नहीं रहा, कोरोना भी सीमित बीमारी है जिसका इलाज होता रहेगा। डॉक्टर बलराम भार्गव जो डायरेक्टर जनरल है ICMR के, तो वो ये कहते हैं कि ये स्कूलों को खोले जाने का सही समय है, खोल देने चाहिए। जब ऐसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि स्कूल खोलने चाहिए, तो सरकार से ये प्रश्न पूछा जाना लाजमी है आपके और मेरे द्वारा कि उनके पास में ऐसे कौन से सोर्स है जो कह रहे हैं कि सरकारों को खोलने में अभी भी विचार किया जा सकता है। नहीं, मैंने अभी एक प्रश्न सरकार से पूछा था और सरकार के लोग अगर ये हमारी बात देख रहे हो इस कार्यक्रम को, तो एक बात मैं सरकार के उन व्यक्तियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहूँगा। प्रदेश की जनसंख्या 7.5 करोड़ है और आज 5 करोड़ 78 लाख यानी लगभग अगर देखा जाए तो 80% आबादी को इस देश में वैक्सीन लग चुकी है, इस प्रदेश में वैक्सीन लग चुकी है। तो क्या 80% वैक्सीन लगने के बाद भी क्या हमारे यहाँ सुरक्षा नहीं है? और यदि सुरक्षा नहीं है तो इस सुरक्षा की गारंटी आगे क्या है? तो फिर इसलिए मैं ये सवाल उठ जाता है सरकार के ऊपर, जो संदेह की निशान उठते हैं कि सरकार की सोच क्या है जी। इसमें सुरक्षा यदि सोच है तो सुरक्षा तो है। एक और इसमें विषय जोड़ना चाहूंगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल विषय हो जाएगा कि जैसे हम कोरोना की बात करते हैं, कोरोना हमारे शरीर में नाक, गला और देन लंग्स इसको प्रभावित करता है। जो छोटे बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों में ACE2 रिसेप्टर होता ही नहीं है, डेवलप ही नहीं होता है। और अब ACE2 रिसेप्टर ही अगर उनका डेवलप नहीं हुआ है तो उनको अगर कोरोना होता भी है तो या तो नाक में रहेगा या गले में होगा और उसके शरीर से निकल जाएगा। एक सामान्य जुकाम की तरह से वो होकर के उसके शरीर से निकल जाना है। ये बात प्रूवन है। 180 देशों ने कोरोना के समय ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए थे, उसमें से लगभग 175 देशों ने ऑनलाइन क्लासेस बंद करके फिजिकल क्लासेस स्टार्ट कर दी, क्योंकि बच्चों का लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन हमारे देश में अभी भी इस बात को लेकर के पैरालिसिस जैसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट्स इस बात को लेकर के प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमको बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए या नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भविष्य में जाकर के बहुत बड़ी चिंता सरकार के लिए बनेगा। जैसा वर्ल्ड बैंक ने एक बात कही है कि इस लर्निंग लॉस की वजह से 400-500 बिलियन डॉलर्स का जो लॉस हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन हर परिवार के लिए जो उनके यहाँ प्रतिभाशाली बच्चा था, वो प्रतिभाशाली बच्चा जो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ था, उसका जो डिस्ट्रैक्शन हुआ है, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से अगर वो बच्चा पहले साइंटिस्ट बन सकता था, अब वह बच्चा हो सकता है कि किसी जगह लैब असिस्टेंट बनेगा। वो कितना बड़ा लॉस है, इसका काउंट कौन करेगा? इसको सरकार नहीं, इसको पेरेंट को करना है। इसलिए पेरेंट को अब यहाँ पे सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए
कि हमारे बच्चे का स्कूल जल्द से जल्द खोले जाए? नहीं, देखिए, एक्चुअली जब मैं इस विषय पर आप बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स क्या सड़क पर आएगा? क्योंकि अगर अब जब पेरेंट्स सड़क पर नहीं आएगा तो चूंकि स्कूल खोलने की जिम्मेदारी सरकार की है जी। और सरकार खुद बोलती है कि इस देश के केवल 33% बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंच रही है क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं है। और जब सरकार ने हाइब्रिड मॉडल में स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया तो जब हम हाइब्रिड मॉडल में ही अगर आप डालेंगे तो कैसे कोई स्कूल चला पाएगा जिसके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जी। तो वो स्कूल कैसे रन करेगा? तो सरकार इतनी क्लियर हो क्यों नहीं पा रही है? क्लियर डायरेक्शन के साथ सरकार स्कूल के लिए क्यों नहीं काम कर रही है? क्या रास्ता तय नहीं हो पा रहा है या सरकार को डर है किसी बात का? देखिए, सरकार की प्रायोरिटीज, फिर मैं वही बात करूंगा कि सरकार की प्रायोरिटीज सेट नहीं है। सरकार को स्कूल का भी एक तरह से डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। 70% से ज़्यादा बजट स्कूल्स हैं जी, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में। और अगर मैं वेल ऑइल्ड स्कूल्स की बात करूं, जो एफिलेंट स्कूल्स हैं, जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं, वो 10% हैं जी। उन 10% स्कूल्स और उन 10% स्कूल में पढ़ाने वाले पालकों के पास में सारी व्यवस्थाएं हैं। हम और आप अगर उनके बारे में चिंता नहीं भी करेंगे तो वो चिंता मुक्त लोग हैं। हमको उनके बारे में अगर अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, उनको भी हम चिंता के साथ में रखेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ करके बाकी लोगों की चिंता करते हैं तो आपने बहुत अच्छा बताया कि 33% लोगों के पास में मोबाइल है, कुछ लोगों के पास में नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ लोगों के पास में हैंडसेट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को उन लोगों के लिए तो कोई किसी तरह का फोकस भी नहीं आया, ना उनके लिए कोई किसी तरह का बयान इस दौरान जब कोरोना चल रहा था तब आया, ना उन टीचर्स के लिए एक ऐसा कोई मोटिवेटिंग बयान आया सरकार का कि आप लोगों ने अपना घर खोल दिया, आपने अपने घर का बैकग्राउंड सबके सामने ओपन कर दिया। एक टीचिंग फ्रेटर्निटी के अलावा ये काम किसी ने नहीं किया जी। सरकार ने इसका परिणाम इतना दिया कि टीचर्स को कोरोना वॉरियर भी नहीं माना। जी बिल्कुल। सरकार टोटल आउट ऑफ फोकस है और सरकार को अपने इस आउट ऑफ फोकस नेचर को जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या है। मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को, जो उसका रीच उसने बढ़ाया है, एजुकेशन की अवेलेबिलिटी गांव-गांव तक बढ़ाई है। इसको लेकर के सरकार के प्रयास काबिल तारीफ हैं। लेकिन जो सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाएं चल रही हैं, जिनको कई बार निजी बोल दिया जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि ये निजी किस तरह से हैं। ये स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं जो किसी एक संस्था के द्वारा विद्यालय संचालित होता है और इसमें सब कुछ चीजें शासन से मान्यता के नियमों के आधार पर की जाती हैं। तो ऐसे विद्यालयों के ऊपर जो क्वालिटी एजुकेशन की जिम्मेदारी आती है, वो क्वालिटी एजुकेशन को बहुत अच्छे से इम्पार्ट करते हुए चले आ रहे हैं, उसको उसका भाग अभी तक मिलना रह गया है। तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा एक और ये सरकार से मांग है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, जो संचालक सीमित संसाधनों के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इन लोगों को इनका हक दीजिए, इनको इनका सम्मान दीजिए। ना सिर्फ आपको सिर्फ वहाँ पर ये चेक करने की ज़रूरत है कि ये ठीक काम कर रहे हैं, नहीं, इनकी पीठ ठोकने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं। अब इसमें एक और, चूंकि अब सरकारों पे सवाल बहुत हैं और इसी सवालों को लेकर एक एसोसिएशन अभी 2 सितंबर से प्रदेश में धरने पे बैठा हुआ है जी, जो लगातार आज 22वां दिन है उनके धरने का जी। और लगातार हर जिले से कोई ना कोई उनके एक प्रतिनिधि आ रहे हैं जी। तो आप सोपास संगठन को ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसी मांगे हैं स्कूलों की जिनको लेकर सरकार से बात करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जैसा आपको बताया अभी इसी कार्यक्रम में भी आपको मैंने बताया कि 12 जुलाई को हमने प्रदेश व्यापी बंद किया था और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय को एक अलग तरीके से लिया था कि हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करेंगे और बच्चों की एजुकेशन को उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, तो तब हमने एक संदेश देने का प्रयास किया था। उसके बाद में सोपास को सरकार की तरफ से न्योता मिला। हमने सरकार के साथ जाकर के बातचीत की। बातचीत करने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 महीने में पहली बार इस विषय को रखा कि हमारे संचालक साथी परेशान हैं और विद्यालय खोले जाएंगे। उनकी जो मांगे हैं उसमें बच्चों के भविष्य को लेकर के वो मांग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही मांग है, विद्यालय खोले जाने चाहिए। और उन्होंने एक टाइमलाइन दिया था कि 26 जुलाई से स्कूल के हायर क्लासेस खोले जाएंगे और 15 अगस्त तक बाकी क्लासेस खोले जाएंगे। 15 अगस्त तक जब वो स्कूल नहीं खोला गया तो हमने पुनः सरकार से इस विषय के लिए मांग की और हमारी पुनः सरकार से बातचीत हुई और उसका परिणाम ये निकला कि 26
तारीख को अगस्त में हम लोग उनसे मिले और 27 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः स्कूल खोलने की घोषणा की। 1 सितंबर से स्कूल खुल गए हैं जी। उसके बाद में अभी 20 तारीख से फिर से प्राइमरी स्कूल से उनको खोल दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये सारे जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं वो भी खोल दिए जाएंगे और 100% अटेंडेंस के लिए भी ये होगा। जो आपने प्रश्न पूछा था कि एक संगठन है, स्कूली संगठन, जो एक 2 सितंबर से हड़ताल कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है चाहे कोई आंदोलन हो या कोई युद्ध हो, उसका निर्णय उस आंदोलन भूमि में या युद्ध भूमि में नहीं होता है जी। उसका निर्णय जो है वो वार्ता की टेबल पे होता है जी। क्योंकि हम थोड़ा पहले जाग गए थे। सोपास ने अपने 16,000 साथियों के साथ में एक मैसेज दे दिया था 99% स्कूलों को बंद करा करके कि हम लोग इस विषय में आपके विरोध में हैं। हमको वार्ता के लिए आमंत्रण मिला। हमारी वार्ता के बाद में विद्यालय खोलने जाने का सरकार ने निर्णय लिया। जब वो टाइमलाइन निकल गई, हमारी दोबारा वार्ता हुई और उस वार्ता के बाद में परिणाम निकल के आया। आरटी फीस को लेकर के उन्होंने हमसे कहा था कि 10 दिन का समय, वो हमें आरटी फीस प्राप्त हो गई। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारी वार्ता एडवांस लेवल पे चल रही है, तो हमें अब सड़क पे आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर मतलब मैं इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ, तो क्या सोपास के स्कूल को अलग से सिलेक्ट करके सरकारें आरटी फीस दे रही हैं और आरटी का भुगतान कर रही है और उन स्कूलों को नहीं मिल रहा है भुगतान? देखिए, जब भी कभी हम सोपास के माध्यम से कोई भी काम करते हैं तो हमारे नज़र में कोई सोपास और नॉन सोपास नहीं रहता है जी। हम सारे के सारे विद्यालयों के लिए बात कर रहे हैं। हम सारे के सारे विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हितों की बात कर रहे हैं जी। तो इसमें कहीं किसी तरह का कोई टैग नहीं किया जा सकता है जी। हमारे विजन और मिशन अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है। वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। हमने वार्ता की टेबल पे पहुंच गए हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो भी बहुत जल्दी वार्ता की टेबल पे पहुंचे। यानी आप आश्वस्त हैं कि सरकार हल निकाल रही है, उससे आप संतुष्ट भी हैं? सरकार ने बहुत सारे हमसे विषय कहे हैं कि आप हमको इसके आंकड़े जुटा करके दीजिए। हम उन आंकड़ों के साथ में सरकार के साथ में स्पेसिफिक चर्चा के लिए आगे जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जैसे सरकार ने अभी तक हल निकाल करके दिया है, जैसा मैंने अभी आपको टाइमलाइन पूरी बताई इसकी, उस टाइमलाइन में मुझे विश्वास है कि सरकार आगे इस बात को मानेगी। क्योंकि देखिए, ताकत होती है संख्या में। अगर संख्या हमारे साथ में है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये हमारे प्रदेश के सभी शाला संचालक साथियों के लिए खुशनुमा चीज लेकर के आएगा। अच्छा, सोपास की अगर सरकार लगता है कि इन मांगों पर काम नहीं करती, और एक बड़ा मुद्दा अभी और निकल के आया है भ्रष्टाचार का, तो ऐसे जो आपकी मांगे हैं आरटी फीस को लेकर हो या स्कूल को रेगुलराइज करने का हो 100% कैपेसिटी के साथ जी, या भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो यदि सरकार नहीं मांगती तो क्या फिर आप कोई और एक्शन लेने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से हाँ, क्योंकि संगठन जो है सोपास संगठन वो शाला संचालकों के हित के लिए काम कर रहा है जी। हमारा अप्रोच सकारात्मक है। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले लेवल पे नहीं बात करना चाहते, क्योंकि ये डेरोगेटरी हो जाता है एक संचालक के लिए कि वो रोड पे आकर के नीचे जमीन पे बैठ के धरना दे। हमारा ये सोचना है कि हमारी अपनी एक मर्यादा है, हमारी वो मर्यादा हमारा शिक्षक भी जीवन भर के लिए ओढ़ता है। जब वो शिक्षक का एक रोल चुनता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो उसके साथ साथ वो मर्यादा को भी चुनता है जी। तो उस मर्यादा के साथ में हमें अगर करना पड़े तो वो हमको निश्चित रूप से करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हमें हमारे हितों की रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। तो अगर सरकार किसी समय पर इस वार्ता की टेबल पे हमसे वार्ता विफल होती है तो निश्चित रूप से हमें भी कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में चेताने के लिए विरोध करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो वार्ता है वो एकदम सही रास्ते में चल रही है। सरकार को भी मालूम है स्कूलों का सही प्रतिनिधि कौन है। सरकार हमसे बात करती है तो चूंकि हमारे पास में आईसीएसई स्कूल, सीबीएसई स्कूल और एमपी बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल क्लास 12 तक के, क्लास 10 तक के, क्लास 8 तक के, क्लास 5 तक के सभी लोग जुड़े हुए हैं। 40 से ज़्यादा जिलों में हमारे संगठन का विस्तार है। तो हर जगह से इस सारी की सारी चीज़ें सरकार के पास भी पहुंचती हैं कि कौन सा संगठन है जिससे बातचीत करने पर हमारी बात हर एक
संचालक के पास तक पहुंच रही है, तो हम भी उस पर विश्वास करके चल रहे हैं। तो आशा करता हूँ सर कि आप चूंकि इतने पॉजिटिव हैं, इस पॉजिटिव थॉट के साथ आप काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सोपास जो है कहीं ना कहीं स्कूल संचालकों की जो परेशानियां हैं उसको सही तरीके से हल करके शिक्षा को सुचारू रूप से ले जाएगा। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया आज इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आशीष चटर्जी सोपास से, और सीधा सवाल में हमने आज उनसे बात करी कि क्या सोपास की मांगे और सरकार क्यों सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है, और सरकार शिक्षा की जो दिशा दशा है अभी प्रदेश में उसको पटरी पर वापस नहीं ले पा रही। बहुत सारे गंभीर प्रश्न उनके भी हैं और लगातार वो सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है, उनको भी पूरा भरोसा है, उनके पूरे संगठन को भरोसा है कि सरकार जिस तरह से दिशा है, सरकार कोई ना कोई पॉजिटिव हल देने की कोशिश करेगी, और सरकार के साथ हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं, और यदि सरकार किसी भी रूप से हमसे मदद लेना चाहती है उनके साथ मदद करेंगे। लेकिन सरकार सोच तो सही रखे, सरकार एक थॉट के साथ तो आए, सरकार का जो प्रारूप है वो तो क्लियर हो, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे लगता है कि सीधा सवाल के इस शो के माध्यम से यदि सरकार तक हमारी बात पहुंच रही है, तो आप अपनी जो दिशा है वो शिक्षाविदों के साथ बैठकर तय करिए। तो मुझे लगता है कि समस्याएं जो आज पर कई संगठन आए हैं, कई संगठन आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत केवल शिक्षा के स्तर को सुधारने पर है। तो मुझे लगता है कि सीधा सवाल में आज इस शो में हमने हर सवाल का जवाब आशीष चटर्जी से लेने की कोशिश की। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जो रह गए, आप पूछना चाहते हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए ईमेल आईडी पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको सीधा सवाल अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।